हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 463 को, क्योंकि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लियू जी को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से कहता है मास्टर जूफेन अभी कब्रिस्तान में है। ये सुन वेनरेबल सी भी अपनी सोल बॉडी को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और जूफेन के पास कब्रिस्तान में जाने से पहले उन लोगों से कहते जाते हैं कि जब तक मैं वहाँ जा रहा हूँ तब तक तुम लोग मेरी बॉडी को संभालना। इतना कहकर के वो जूफेन के पास में निकल जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पे हमारा सीन कट होता है और हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है कि जूफेन के पास से अपनी जान बचा करके वेनरेबल सी बड़ी तेजी से वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे उनकी सोल बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल चीज से हमला हुआ था, इस वजह से मेन बॉडी के पास आने के बाद भी वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिस वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगता है। जो देख करके तो वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वेनरेबल सी से कहते हैं कि वेनरेबल सी आखिर आपके साथ क्या हुआ। वेनरेबल सी घबराते हुए कहते हैं कि वहाँ पे हाई वेनरेबल था। तो गाइज, अब आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेनरेबल सी को रोकने वाले हाई वेनरेबल ही थे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से किस किस का अंदाजा बिल्कुल ठीक है। और बैक टू स्टोरी। इधर वेनरेबल सी के मुंह से हाई वेनरेबल का नाम सुनकर बाकी के दोनों एल्डर्स को भी काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है कि लियू जी भी घबराते हुए कहता है कि क्या द मोस्ट पावरफुल एंड मिस्टीरियस हाई वेनरेबल आखिर उस कमीने लड़के के पास में, आखिर हाई वेनरेबल उसके बॉडीगार्ड बनकर के क्या कर रहे थे और आखिर उस लड़के का रियल बैकग्राउंड क्या है। तो खुद हाई वेनरेबल ही उसकी बॉडीगार्ड कर रहे थे। जबकि दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर भी वेनरेबल सी से कहते हैं कि वेनरेबल सी क्या आप पक्का श्योर हैं कि वो वही थे। तो वेनरेबल सी कहते हैं कि हाँ, मुझे उन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाई वेनरेबल इस सेक्ट में कितने ज्यादा मिस्टीरियस हैं। वो हमेशा ही अपनी सोल फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन वो ऑरा और वो पावर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हाई वेनरेबल ही थे। ये सुन ग्रैंड मास्टर भी और भी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि हाई वेनरेबल भी इस सब के बारे में जानते हैं। तो वेनरेबल सी कहते हैं कि मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उस बच्चे के पास पहुँचने से पहले ही हाई वेनरेबल ने मुझे रोक दिया था और तब मुझे ज्यादातर ये महसूस हुआ कि जैसे कि वो मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने वहाँ पे मुझे केवल एक चेतावनी दी और सिर्फ यही रीजन है कि जिसकी की वजह से मैं आज यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ। तो ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हाई वेनरेबल इस सेक्ट को केओस में डूबने से बचाना चाहते हैं। तो वेनरेबल सी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाई वेनरेबल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोग इतनी जल्दी पुश ओवर होने वाले भी नहीं हैं। हाई वेनरेबल ने हमेशा कॉज एंड इफेक्ट की ही परवाह की है, इसलिए वो कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे और हमें अब बस उन्हें इसके लिए और ज्यादा पुश नहीं करना है। तो ये सुन लियू जी भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है मास्टर, तो इसका मतलब क्या ये है हम अब उस बच्चे को नहीं मारेंगे। तो अब इधर लियू जी के इतना कहने के बाद हमें हाई वेनरेबल की ओर दिखाया जाता है, जिनके के चेहरे के ऊपर अलग ही हाई वेनरेबल का खौफ दिख रहा होता है। और फिर वो लियू जी से कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी इस स्टेट से क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि हम उस बच्चे को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं इस बीच सेक्ट लीडर की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर वो लड़का कौन है और उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है और आखिर क्यों हाई वेनरेबल उसके ऊपर इतने ज्यादा फिक्स्ड है। अब इधर वेनरेबल सी की ये बात सुनने के बाद में लियू जी भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि भले ही वो लड़का जूफेन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और अजीब है, लेकिन अब हम उसे छू भी नहीं सकते। तो अब इधर लियू जी के इतने सोचने के साथ ही हमें अगला सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लियू जी भागते हुए वेनरेबल सी के पास आता है और उनसे कहता है कि मास्टर आखिर सेक्ट लीडर ने क्या कहा। वेनरेबल सी उसे बताते हैं कि सेक्ट लीडर ने कुईलिंग और यूलिंग दोनों को ही इनर सेक्ट में वापस बुला लिया है। तो अब इधर ये सुनकर के तो लियू जी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, जबकि वेनरेबल सी आगे कहते हैं और वो पूरे समय उस जूफेन के बारे में बेवकूफी करता रहा। वो कमीना ओल्ड फॉक्स कहीं का, निश्चित रूप से वो कोई ना कोई तो साजिश रच रहा है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम हाल ही में इन सारी परेशानियों से दूर ही रहना, स्पेशली तौर पर उस लड़के जूफेन से। तो ये सुनकर के लियू जी भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है और उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। वेनरेबल सी वहाँ से जाते हुए उससे कहते हैं कि अब तुम 3 महीनों तक सिर्फ और सिर्फ इनर सेक्ट कंपटीशन के स्टार्ट होने का इंतजार करो। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन 3 महीनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अब
अब इंटरसेक्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है और बीच ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा फाइटिंग अरीना बिछाया जाता है जहाँ पे कि कई सारे बच्चे उसे देखने के लिए आए होते हैं और कई सारे पार्टिसिपेट के लिए। वहीं पे सेक्ट लीडर भी अपनी जगह से उस फाइटिंग अरीना को ही देख रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पास में वेनरेबल सी आते हैं और हंसते हुए उनसे कहते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाई वेनरेबल इस कंपटीशन को देखने के लिए ज्वाइन नहीं होंगे। तो वेनरेबल सी की ये बात सुन सेक्ट लीडर उसे घूरते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो यहाँ पे आए होते तो तुम यहाँ पर रुक पाते? तो ये सब सोचने के बाद फिर सेक्ट लीडर वेनरेबल सी से कहते हैं कि हाई वेनरेबल अपनी पीस अपनी शांति को एंजॉय कर रहे हैं और इंटरसेक्ट कंपटीशन इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं है जिसके की वजह से वो यहाँ इस कंपटीशन को देखने के लिए खुद पर्सनली यहाँ तक कि आउटर सेक्ट कंपटीशन से भी कम। और अगर मेरी यहाँ पर जरूरत नहीं होती तो फिर तो मैं भी यहाँ पर नहीं आया होता। तो अब सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेनरेबल सी अपने मन में कहते हैं कि तो उसके कहने का मतलब ये है कि इन स्पोर्ट्स पर पूरा कंट्रोल हमारा ही है, इसलिए ये कंपटीशन अब इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है। और अगर बाकी के एल्डर्स को खुश नहीं करना होता तो क्विलिंग और यूलिंग उन दोनों को कभी भी ये स्पॉट्स नहीं मिलते। इधर दूसरी ओर सेक्ट लीडर की साइड पे ग्रैंड एल्डर भी सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर हम इतने ज्यादा स्वार्थी नहीं है कि हम दूसरों की भी परवाह ना करें। ग्रैंड एल्डर की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर भी अपने मन में कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर जो कि यहाँ पे सभी एल्डर्स के हेड हैं वो भी वेनरेबल सी के साथ मिले हुए हैं जो कि हाई वेनरेबल के बाद में बाकी सब में से सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे है। उनसे निपटना वास्तव में काफी ज्यादा कठिन है और केवल एक चीज जो कि इन दोनों बूढ़े आदमियों को उनके रास्ते से हटा सकती है वो है उस बच्चे ज़ूफेन का प्लान। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं। तो अब सेक्ट लीडर के ये सब सोचने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट लीडर आगे बढ़ते हैं और अरीना के अराउंड खड़े सभी डिसाइपल्स से कहते हैं कि वेल अब इंटरसेक्ट कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। तो अब इंटरसेक्ट कंपटीशन के शुरू होने की बात सुन करके नीचे खड़े सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खुशी के मारे शोर मचाने लगते हैं, जबकि उनसे कुछ दूर आसमान में हमें 3 स्पिरिचुअल सोल फॉर्म में 3 मास्टर्स को दिखाया जाता है। तो बीच वाला मास्टर हंसते हुए कहता है एक और दूसरा बोरिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। इस रेट पर इनके एलाइट डिसाइपल भी सिर्फ एक एवरेज हैं और कुछ भी नहीं, जबकि होनहार डिसाइपल्स को तो इंटरसेक्ट में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो तभी दूसरा वाला एल्डर कहता है कि हाँ हमारे सेक्ट में तो इसी तरीके की सड़ांध फैल रही है। तभी पहला वाला फिर से कहता है कि ये चीज ज़ीवुये के एक्शंस को काफी ज्यादा निराश बना देता है, तो फिर एक ही चीज को बार बार देखने का क्या ही मतलब है। और अब इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि एक सेक्ट लीडर होना भी स्टिल अभी एक ब्लेसिंग की जगह डिस्गस्ट में है। फिर वो लोग जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि सचमुच हमारा लक बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, जबकि वो ये बहुत ही ज्यादा अनलकी है। मुझे उस डबल ड्रैगन गैदरिंग की याद आ गई जब उन अमीर लड़कों के द्वारा बाकियों को मार डालने के बाद सिर्फ हम चारों ही सर्वाइव कर पाए। हमारा नसीब प्रैक्टिकली तौर पर एकदम गॉड लाइक है जो कि वही कपड़ा बुन रहा है जिसे कि पहले बर्बाद कर दिया गया था। तभी तीसरा वाला मास्टर भी कहता है कि हाँ कुछ एलाइट डिसाइपल अभी भी स्टिल काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। तो तभी पहला वाला कहता है कि हाँ वो सचमुच में एकदम क्रेजी गुड है, लेकिन फिर डबल ड्रैगन गैदरिंग में टीम को लीड कौन करेगा? और जब आप एक साथ काम नहीं कर सकते हैं तो आपको इसकी कोई परवाह नहीं है कि कोई कितना ज्यादा मेहनती और शक्तिशाली है, वो लोग आखिर पॉसिबली क्या ही अचीव कर सकते हैं। इधर उन दोनों की बात सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा भी कहता है कि बाय द वे ज़ीवुये टियान्यू से किसी टफ गाय को लेने के लिए गया था, मैंने सही कहा ना? तो आखिर वो कौन है? तो ये सुन वो पहला वाला बंदा कहता है कि मुझे इस बारे में याद मत दिलाओ, मैं टियान्यू के रीजन स्टेट के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ। आत्ममुक्त प्रकृतियों से ग्रस्त वो प्रोविडेंस यहाँ पे आने के लिए बहुत ही ज्यादा अनोइंग है और मुझे उसे देखने का कोई मन नहीं है। अब इधर वो तीनों इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स ये सारी बातें करने के बाद में वहाँ से वापस कहीं जाने लगते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें उन तीनों के बारे में क्लियरली बताया नहीं जाता है आखिर उन तीनों की रियल आइडेंटिटी क्या है। मगर इसके बाद यहाँ पे हमारा सीन फिर से चेंज होता है और अगला सीन हमें ज़ूफेन के पास में उस जगह का दिखाया जाता है पे कि ज़ूफेन ने अपनी 7th ग्रेड की अरे फॉर्मेशन बिछा करके ड्वेयर को पोर्टल में अंदर प्रैक्टिस के लिए भेजा होता है। और अब उस बात को पूरे 3 महीने बीत चुके होते हैं और अब जब कंपटीशन शुरू होने वाला है ड्वेयर भी यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के बाद में उस टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर निकल करके आती है। तो तभी ज़ूफेन उसके सामने खड़ा होता है और उससे कहता है तुम ऑलरेडी लेट हो। इतना कहने के बाद फिर ज़ूफेन अपने पास से एक बोतल को निकालता है कि जल्दी करो और इसे ले लो और फिर अपना काम पूरा करो। तो गाइस अब ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब आगे क्या होने वाला है वो सब तो अब आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि
सिर्फ अगले हफ्ते को ही रिलीज होगा, तो इसलिए फिलहाल इंतजार कीजिए। और अब ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।